नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीव विज्ञान के लेक्चर में श्वसन तंत्र के बारे में। यानी श्वसन तंत्र से बनने वाले क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। यानी आज हम कंप्लीटली श्वसन तंत्र से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस श्वसन तंत्र क्या होता है, किस तरीके से मानव जीवन में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है और 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है, इससे संबंधित या हमारा श्वसन तंत्र मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये सब कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं जिन पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। यानी हम बात करें अगर दोस्तों तो श्वसन तंत्र या रिस्पॉन्सरी सिस्टम हमारा क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करें तो पहले डिफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर विघटन कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। यानी सबसे पहले अगर हम दोस्तों किसी भी टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं तो पहले उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, जबकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हमें किसी भी टॉपिक का मतलब पता चल जाए यानी उसका मीनिंग्स मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उस चैप्टर में आने वाली चीजें हम इजीली समझ पाएंगे। तो पहला ही पॉइंट जैसे हमारा यूनिट जो है श्वसन तंत्र का, तो श्वसन तंत्र में श्वसन क्या होता है पहले इसको समझते हैं हम सब। तो आपने देखा श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर विघटन कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती दोस्तों, श्वसन कहलाती है। यानी अगर हम बात करें तो पूरे जीवन में मनुष्य का श्वसन का एक बहुत बड़ा महत्व है। श्वसन ही एक हमारा ऐसा माध्यम है जब से जीवन शुरू होता है जीवन के अंतिम क्षणों तक श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है। यानी श्वसन प्रक्रिया समाप्त होता है तो मानव जीवन वहीं से समाप्त हो जाता है। आइए अब समझते हैं श्वसन प्रक्रिया में होता क्या है दोस्तों। इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से ये श्वसन प्रक्रिया का हमारा सर्कुलेशन होता है। C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। यानी अगर हम इस प्रक्रिया के प्रोसेस को, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम वायु में बात करें तो आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम। जो कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में बनता है या हमारे द्वारा होता है तो उसमें ऑक्सीजन को हम जब ग्रहण करते हैं तो उस दौरान हमारे पास क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कुछ हमारे पास जल प्रक्रिया और ऊर्जा। इस तरीके से क्या होता है श्वसन का आपका सिस्टम तैयार होता है। जो एक हम साइंस की भाषा में बात करें तो कभी कभी आपका ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो आप याद रखिए श्वसन प्रक्रिया का जो एक प्रोसेस बनता है C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। कॉम्बिनेशन आपको याद रखना होगा। जैसे क्वेश्चन इस तरीके देगा श्वसन प्रक्रिया के लिए कौन सा समीकरण तैयार होता है तो उसमें ऑप्शन आपका ये दिया होगा, इसको आप देखेंगे। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं दोस्तों। सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया को 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी हम बात करें तो बाह्य श्वसन, आपका गैसों का शरीर में परिवहन और आंतरिक श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और आपका ट्रांसपिरेशन ऑफ गैसेस और इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी समझिए दोस्तों कि अगर हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका 3 प्रक्रिया मुख्य रूप से। यानी बाह्य श्वसन के बारे में, गैसों का शरीर में परिवहन और आपका आंतरिक श्वसन। अब इनको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। यानी हमारा जो है बाह्य श्वसन क्या होता है इसको समझते हैं, इसके बाद फिर हम समझेंगे गैसों का शरीर में परिवहन के बारे में, फिर आंतरिक श्वसन। यानी अगर इन पॉइंटों को हम समझ लेते हैं तो हमारा क्या होता है ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के बारे में हम जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो सारे कर पाएंगे इसलिए। तो चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं। हमारे पास आता है बाह्य श्वसन क्या होता है, इसको समझते हैं। प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैसों जैसे O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को बाह्य श्वसन कहलाता है या कहते हैं। तो समझिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि हमारी श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन और प्लस आपका CO2। यानी हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के समय श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें पेड़ पौधे
कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं यानी उसको शोषित करते हैं, वो ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं और जब हम निकालते तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसी चीज को बारे में बताया गया। प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैसों जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2, CO2 के आदान प्रदान को वायु श्वसन कहलाता है। ठीक है, आदान प्रदान वायु श्वसन कहलाता है। अब यहाँ दोस्तों चर्चा करते हैं, ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना वायु श्वसन कहलाता है। यानी दो प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं, यानी ये आपकी डिफिनेशन हो गई और दूसरी डिफिनेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को समझते हैं सिंपल भाषा में। तो ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना वायु श्वसन कहलाता है। यानी पहली डिफिनेशन में हमने क्या देखा कि वायु श्वसन क्या होता है, तो प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैसों जैसे O2 और CO2 के आदान प्रदान को वायु श्वसन कहते हैं। अब इसी में दूसरा प्रोसेस हमारा क्या आ जाता है, ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना वायु श्वसन कहलाता है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि कैसे निःश्वसन, यानी हमारे पास ये इंपॉर्टेंट बनता है, इनप्रेसिसेशन आपका होता है, रिफ्रेशन क्या होता है निःश्वसन में। देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो इसमें आपका नाइट्रोजन का जो परसेंटेज 78% होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होता है आपका 20% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम बात करें तो 0.03% होता है, जल वाष्प के बारे में बात करें तो 0.5% होता है। तो ये कभी कभी प्रश्न आपका पूछ देता है कि निःश्वसन के दौरान कितने प्रतिशत नाइट्रोजन निकलती है, तो आपका हो जाएगा 78%, ऑक्सीजन पूछ लेता है तो 20%, कार्बन डाइऑक्साइड यानी हम CO2 के बारे में बात करें तो आपका हो जाता है 0.03% हो जाता है, और वाष्प जो होता है हमारा जल वाष्प वो होता है 0.5%। अब इसी में उच्छ्वास में देख लेते हैं, एक्सप्रेशन में क्या होता है आपका, इसमें दोस्तों बात करें तो नाइट्रोजन आपका 78% होता है, ऑक्सीजन आपका 16% यानी 16% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो आपका 4% हो जाता है, और जल वाष्प के बारे में बात करें तो 6.5% हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव आप अगर देखते हैं तो वहां पे आपका ये ऑब्जेक्टिव कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निःश्वसन में ऑक्सीजन कितने मात्रा में निकलती है, तो आपका 20% हो जाएगा। उच्छ्वसन में अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपका 16% हो जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पूछ लेता है तो आप इस चीज को देख पा रहे होंगे, इन रेशियो को आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं, श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कई बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछा गया आपसे कि कौन सी ऐसी गैस है जिसमें क्या होता है निःश्वसन या श्वसन प्रक्रिया में आपकी उसकी मात्रा सेम रहती, तो वो आपका नाइट्रोजन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 78% और 78% ये सेम है, तो यही पॉइंट लिखा गया, श्वसन प्रक्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे हम दोस्तों चर्चा करते हैं, तो हमारे पास आता है गैसों का शरीर में परिवहन, इसके बारे में देखते हैं। अभी आपने समझा क्या है कि हमने इस पॉइंट को देखा वायु श्वसन क्या होता है, अब दूसरे पॉइंट को चर्चा करते हैं गैसों का शरीर में परिवहन किस तरीके से होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों यानी लंग्स से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस फेफड़ों तक आने की प्रक्रिया को गैसों का शरीर में परिवहन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए डिफिनेशन क्या है, आप साफ साफ इसमें समझ पा रहे होंगे कि सारा खेल हमारा श्वसन प्रक्रिया जो प्राणी के बीच में है तो वो क्या है, कार्बन डाई और ऑक्सीजन का ही है। जैसे अगर हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं, और जैसे हम सांस निकालते हैं तो उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो जैसे कि हम सांस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं, वो हमारे शरीर के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से कितना परसेंटेज में किसको क्या करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारा हमारे शरीर में प्रक्रियाएं अपने जैसे जैसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हम कह सकते हैं ऑर्गन्स होते हैं, वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस फेफड़ों यानी लंग्स से
लंग्स तक आने की प्रक्रिया को गैसों का शरीर में परिवहन कहते हैं। तो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। श्वसन गैसों को शरीर में रूपांतरित यानी भेजने का कार्य, रूपांतरित करने का कार्य करता है। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। जैसा कि आप सभी देखते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन के बारे में कि जब भी हमें ब्लड का सर्कुलेशन चेक करना होता तो हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं। हीमोग्लोबिन अगर बेटर होता है तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ शरीर में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, यानी ब्लड का लेवल हमारे शरीर में अगर मेंटेन है तो सारी चीजें हो जाती है। अगर ब्लड वाला चैप्टर आपने ह्यूमन ब्लड नहीं देखा है तो यूनिट आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने मानव रक्त के बारे में पढ़ा रखा है, आप उसको भी देखें। यानी इधर जो भी आपके लेक्चर्स हैं वो सारे क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कंटिन्यूअस आप लेक्चर को देखें और नोट्स तैयार करें और कंप्लीटली जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा उसके बाद आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में मुझे लगता है जो भी आपका बायो से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों चर्चा करते हैं, हीमोग्लोबिन होता क्या इसके बारे में चर्चा कर लें। तो यह एक प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है। इसके केंद्रक में लौह परमाणु की उपस्थिति होती है। यानी सिंपल भाषा में दोस्तों हम बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, यह एक प्रकार की प्रोटीन होता है और जो रक्त में क्या करता है पाया जाता है। इसके केंद्रक में लौह परमाणु की उपस्थिति होती है। यानी आयरन आप सभी ने सुन रखा होगा कि जब ब्लड की कमी हो जाती तो हमें एनीमिया या रक्त से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देंगे। अभी जो बीमारियों का हमारा टॉपिक होगा वो मैंने पहले भी चर्चा किया है कि उसको हम बाद में ही बनाएंगे। उसका रीजन है कि पहले हम सारे तंत्र को पढ़ लें, इसके बाद फिर जो बीमारियों का भी चैप्टर आएगा उससे भी रिलेटेड हम सारे चीजों को देखेंगे कि किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है या उसके उपचार के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं या किन पोषक तत्वों को हम बढ़ाएं अपने शरीर में या खाने पीने की डाइट में जिससे ये कवर हो सके। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है तीसरा, उसमें आता है आपका आंतरिक श्वसन। इसको देखते हैं पहले कि आंतरिक श्वसन क्या होता है। आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों का बदलाव कोशिकाओं में होता है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी को लग रहा होगा टॉपिक से ही आप समझ जा रहे होंगे कि किन चीजों के बारे में क्या कैसे है, क्योंकि श्वसन तंत्र से लगभग भली भांति आप सभी परिचित हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसको श्वसन तंत्र के बारे में ना पता हो, यानी हम हर समय श्वसन तंत्र से ही कार्यों को करते हैं। तो आइए दोस्तों आंतरिक श्वसन क्या होता है इसको देखिए। आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों का बदलाव कोशिकाओं में होता है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार की होती हैं, इनको समझ लीजिए। पहला होता है आपका अनाक्षी श्वसन और दूसरा होता है आपका आक्षी श्वसन। तो अनाक्षी श्वसन को पहले देखते हैं ये क्या होता है, फिर इसके बाद समझेंगे अनाक्षी श्वसन क्या होता है इसके बारे में। अनाक्षी श्वसन जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए O2 जो लिखा हुआ है आपका ऑक्सीजन का ही क्या होता है सिंबल होता है, इसलिए इसको O2 बोले या ऑक्सीजन बोले सेम बात होती है। समझिएगा दोस्तों क्या यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कार्य किया जाता है यानी क्रिया संपन्न होती है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। दूसरे पॉइंट में हम बात करें तो अनाक्षी श्वसन कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म यानी कोशिका में पूरी होती है। समझिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बनता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इस तरीके से, अनाक्षी श्वसन कोशिका द्रव्य में कहां पर संपन्न होती है, तो वहां पे आपको दिया होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, वहां पे ये संपन्न होती है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। यानी इसी के दूसरी भाषा में हम बात करें दोस्तों साइटोप्लाज्म क्या होता है कोशिका का ही है और इसे कोशिका द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शुरुआती चैप्टर तो मैंने उसमें साइटोप्लाज्म है और केंद्रक है, इन सब के बारे में, कोशिका है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, इन सब के बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है जिसको आप देखेंगे, इसको ध्यान भी रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। C6H12O6
जब ये फाइन डिफाइन करता है तो ये क्या करता है, पायरुविक अम्ल बनाता है जिसमें 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी किसी भी तरीके का अगर हम कार्य करते हैं तो वो सारा सिस्टम आपका एनर्जी पे बेस्ड हो जाता है, यानी ऊर्जा पर बेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, C6H12 को जब पायरुविक अम्ल के साथ विघटित किया जाता है या इसका जब हम क्या करते हैं कि क्रिया संपन्न कराते हैं श्वसन की, तो उसमें कितनी एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, तो वहां पे 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को दोस्तों इस नाम से जानते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन पूछता है अनाक्षी श्वसन की संपूर्ण क्रिया किस नाम से जानी जाती है, तो वो हो जाएगा आपका ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो इस तत्व को ध्यान देंगे, इस वर्ड को अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में सर्कल कर दिया। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणु का पूर्ण विघटन होता है। अभी देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया की जाती है और ऊपर जो थी वो क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रिया हुई थी। तो बिल्कुल सिंपल समझ सकते हैं, अनऑक्सी ऑक्सी। अनऑक्सी मतलब जहां पे ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सी मतलब जहां पे ऑक्सीजन हो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यह माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष एंजाइम्स की उपस्थिति में पूरी होती है। ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीजन होता है। तो देखिए पॉइंट को आप समझिए, थ्योरी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव जहां से बनेगा, थ्योरी आपको पता तो ऑब्जेक्टिव आप उसमें से बना लेंगे। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, C6H12O6 प्लस O2 से जब क्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन नहीं था इसलिए ऑक्सीजन इसके साथ नहीं जुड़ा। इस प्रक्रिया में क्या है, ऑक्सीजन है साथ में इसलिए ऑक्सीजन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये क्या करेगा, CO2 प्लस H2O प्लस 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त करता है। तो यानी आपका क्या हो गया, 36 एटीपी ऊर्जा यहाँ से और 2 एटीपी ऊर्जा यहाँ से। यानी हम दोस्तों बात करें तो टोटल संपूर्ण जो प्रक्रिया आपकी संपन्न होती है किसमें, आंतरिक श्वसन में हम बात करें या अनऑक्सी ऑक्सी में, तो टोटल 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो वहां पे देखिए अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, वहां पे 36 का भी विकल्प देगा और आपका अनदर भी बना देता है, लेकिन आपको वहां पे आंसर क्या लिखना होगा, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को नोट कर दिया इंपॉर्टेंट करके। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये सारे पूछे गए। पहला पॉइंट क्या है, एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 38 एटीपी ऊर्जा हमें मिलती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था लास्ट ईयर एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा था एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितनी एटीपी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है या मुक्त होती है। तो वहां पे दोस्तों 36 भी विकल्प में दिया था और 38 भी, तो आपको 38 लगाना है क्योंकि दोनों ही प्रक्रिया हो रही ना भाई, ऑक्सी अनऑक्सी दोनों हो रही है। हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन दे रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं, भाई सिंपल, लेकिन दोनों में ही कार्य कर रहे हैं ना, तो दोनों के लिए ये आपकी क्या है, एनर्जी तो मुक्त करनी ही पड़ेगी हमें। तो पहला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे, ऑक्सीश्वसन को केप्स चक्र भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। केप्स वर्ड जो आपका आया, केप्स चक्र, इसको ध्यान दीजिए, कई बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लेगा आपसे कि ऑक्सीश्वसन प्रक्रिया को अन्य किस नाम से जानते हैं या आपका तात्पर्य केप्स चक्र से क्या है, तो आप इनको आंसर को देंगे, इसलिए मैंने इसको नोट किया। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आपका है, मनुष्य की सांस लेने की दर 12 से 15 प्रति मिनट होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव आपको यहां से देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पूछता है 1 मिनट में कितनी बार हम क्या करते हैं, मनुष्य सांस लेने की दर क्या होती है, तो ये आपका हो जाएगा 12 से 15 बार, वहां पे जो भी विकल्प आपका दिया हो, क्योंकि भाई हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी है, हर किसी का अपना अपना बॉडी का कार्य करने का तरीका है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा सांसें बहुत हार्ड करता है, बहुत ज्यादा, और कोई कम भी करता है, तो वहां पे विकल्प आपका 12 से 15 बार दिया होगा। ठीक है, जैसे आप बात करें हम दोस्तों, तो 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, तो वहां पे 72 कहीं लगाते हैं, कहीं 70 लगा देते हैं, 70 से 72 का ऑप्शन होता है, तो 72 सही होता है एग्जैक्ट। तो इन्हीं आंकड़ों में क्या है कि आपका ये 12 से 15 को मानक लेके चलते हैं, जो भी आपको वहां पे दिया होगा ये आप सही करेंगे। अंतिम पॉइंट पे दोस्तों बात करते हैं, श्वसन प्रक्रिया मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब हम
मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे, ब्रेन के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहां हम आपको बताएंगे मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, मस्तिष्क के किस भाग से हमारी क्रियाएं नियंत्रित होती है। जैसे अगर हम हाथ को भी सर्कुलेट कर रहे हैं, हिला रहे हैं, या हमें चलना है, या हमें भूख लग रही है, या हमें कुछ महसूस हो रहा है, तो वो सारा किससे ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी मस्तिष्क से। यानी ब्रेन हमारा अगर अच्छे से काम कर रहा होता तो हम सारे कार्यों को अच्छे से कर पाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है, कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया। श्वसन प्रक्रिया मस्तिष्क के किस भाग से ऑपरेट की जाती है या नियंत्रित की जाती है, तो वो आपका हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वे सारे ही आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।